ये दोनों पॉइंट बताइए। सर एनसीईआरटी कोई ऐसा नहीं है कि यूपीएससी या यूपीपीसीएस ने कह रखा है कि एनसीईआरटी से पढ़ना है तभी वो होगा। बट एनसीईआरटी एक इसलिए लोग पढ़ते हैं कि उसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बच्चों के लिए वो बनाई गई है बुक। 5th क्लास के बच्चे हैं, 6th क्लास के, तो घटना चक्र की जो एक आती है यूपी स्पेशल की बुक, उससे एक पिक्टोरियल वाली आती है, उससे कर लेते थे। तो मेजरली क्या होता है कि कुछ चीज़ें कवर करनी होती है, जैसे इन्वायरमेंट का पोर्शन हो गया, उसमें नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी कि मुझे भी डर लगता था कि पूरा हिंदी मीडियम से 12th तक पढ़ाई की। फिर मैंने बीएससी एमएससी किया, थोड़ा इंग्लिश मीडियम से वो पेपर था, बट इंग्लिश में वहाँ पे सब्जेक्ट होता था वो मैनेज हो जाता था। बट जीएस के आंसर्स और इसे 8 पेपर्स मैनेज करना वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग पता है कि यूपीपीसीएस का इस समय रिजल्ट आया है और हमारे सामने है इस समय रश्मि यादव मैम। इनका 26 रैंक के साथ एसडीएम की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। इससे पहले भी मैम एक्साइज इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ था 2021 में, और हमारे चैनल पर वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैम हमारी तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। मैम एक बार फिर से जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। वैसे तो सर मेरा नाम रश्मि यादव है, मैं जौनपुर ज़िले से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपनी एमएससी और बीएससी की पढ़ाई सर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से कंप्लीट की है। एमएससी बॉटनी से किया है मैंने और बीएससी जूलॉजी केमिस्ट्री बॉटनी से। उसके बाद मैं प्रिपरेशन कर रही थी, 2019 से मैंने अटेम्प्ट देना शुरू किया। 19, 20, 21, 22 ये 4 अटेम्प्ट मैंने दिए पीसीएस में, और चारों बार मैंने मेंस लिखा, 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया। पिछले बार मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर पे सिलेक्शन हुआ था और इस बार एसडीएम में। जी मैम, इसमें सब अब जानेंगे कि आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या रहा। सर मेरा ऑप्शनल बॉटनी था और मीडियम इंग्लिश मीडियम था। चारों मेंस मैंने इंग्लिश मीडियम से ही लिखा था सर। जी मैम, आपका एक्साइज इंस्पेक्टर बनने के बाद और आप एसडीएम भी बन गई, तो सबसे पहले फैमिली रिएक्शन क्या रहा रिजल्ट आने के बाद? फैमिली रिएक्शन तो सर काफ़ी अच्छा था। ये था कि ठीक है, पीसीएस में जो एक सबसे डिमांडिंग जॉब यही होती है पोस्ट, ये एसडीएम की ही, तो वो मिल जाने पर एक सेटिस्फेक्शन है कि अब स्टेट वाले एग्ज़ाम के साइकिल से बाहर हुए। जी सर। आप थोड़ा जानेंगे मैम, आपको एसडीएम फाइनली बन ही गए, तो अब आगे का प्लान क्या रहेगा यूपीएससी देने का? हाँ सर, अब यूपीएससी फुल्ली फोकस्ड होकर दे सकेंगे। एक्चुअली मैंने शुरुआत यूपीएससी से ही की थी, बट शुरुआत में उसमें 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो मैंने सोली फोकस कर ये इधर फोकस्ड हो गई थी मैं स्टेट पीएससी पे। मुझे लग रहा था कि एक जॉब सिक्योर कर ली जाए पहले, उसके बाद फिर मतलब उस यूपीएससी पे फिर शिफ्ट होंगे। तो अब यहाँ पे ये एसडीएम के बाद अब यूपीएससी पे ही सोली फोकस्ड रहेंगे। जी, तो मैम अब जानेंगे कि अब जैसे कि इस जर्नी में सबसे फिल्म्स का एग्ज़ाम होने वाला है, तो अभी बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं। 1 महीने बाद 14 मई को फिल्म्स है, तो स्पेसिफिक फिल्म्स के लिए हम ही बात करेंगे। तो मैम इस आपने फिल्म्स की कैसे स्ट्रेटजी बनाई थी, वो सारी चीज़ें बताएंगे? प्रीलिम्स के लिए सर मेनली स्टैटिक और करंट अफेयर्स 2 पार्ट होते हैं। तो स्टैटिक में क्या होता है कि कुछ मेजर जो चंक है सब्जेक्ट्स के, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इन्वायरमेंट, इन सबको तैयार करना होता है। और करंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और पीसीएस में तो एक पोर्शन होता है मिसलेनियस का, जैसे सेंसस हो गया, एग्रीकल्चर डेटा, और ये सब यूपी स्पेशल, यूपी जीके, तो ये सब तैयार करना होता है। तो उसके लिए एक स्टैटिक का जो बेस है वो क्रिएट सही से अच्छे से तैयार करना होता है। वो घटना चक्र पूर्वावलोकन से, और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई पॉलिटी की, और एनसीईआरटी हो गई ज्योग्राफी की, ये सब से। और करंट अफेयर्स सर लगभग 30-32 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो करंट अफेयर्स थोड़ा एग्जॉस्टिव प्रिपेयर करना होता है इसमें। करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या चीज़ें फॉलो किया, जिससे क्या क्या चीज़ें, मैगजीन हो सर गई? प्रीलिम्स के लिए मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का उनका एक यूट्यूब चैनल है, तो उन पे मंथली वो करंट अफेयर्स के वीडियो डालते हैं। तो मैंने उनके पेड बैच कोई नहीं ज्वाइन किए थे, ना तो क्विजेस। उनका मंथली करंट अफेयर्स का एक वीडियो आता है, लगभग 1 से 1.5 घंटे का रहता है। तो वो मैं उसको बस कर लेती थी, और उसको देखने के बाद मैं शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेती थी उससे। तो वहाँ से मेरा एक सोर्स ये मेजर रहता था। दूसरा मेरा जो सोर्स रहता था वो PT 365 विज़न की जो आती है वो मैं करती थी। और उसके बाद
आई दृष्टि मैं सर एक यूपीएससी हिंदी चैनल वाले करवाते थे, या तो उससे मैं कर लेती थी या फिर मैं ये बुक ले आकर अगर टाइम रहता था, क्योंकि ऑलरेडी मेरा सब कुछ कवर हो गया रहता था। बट आई दृष्टि एक बार मैं घटना चक्र वाली देख लेती थी कि कुछ छूटा ना हो। तो ये मेजर मेरे करंट अफेयर्स के सोर्स रहते थे सर। जी मैम, थोड़ा सा जैसे आपने बताया कि विजन आईएएस की, क्या ये जैसे हर मंथ कि आप लोग फॉलो किया था या फिर एनुअल जो आती है उसको? सर नहीं, हर मंथ वाली मैं नहीं फॉलो करती थी। एनुअली जो आती है पूरे साल की PT 365, उसको मैं फॉलो करती थी सर। जी, और थोड़ा सा जो यूपी स्पेशल के, इसके लिए आपने क्या फॉलो किया था? यूपी स्पेशल के लिए सर उसका भी 2 पोर्शन है, यूपी स्टैटिक और यूपी जो करंट अफेयर्स है। तो यूपी करंट अफेयर्स के लिए मैं दृष्टि आईएएस की वेबसाइट से क्वेश्चन जो उनका वो कंपाइल करके देते हैं वो देख लेती थी। वो ऐसे ही हर महीने का 7-8 पेज का रहता था वो। और दृष्टि आईएएस वाले ही एक करवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, लगभग आधे घंटे का रहता था, वो मैं कर लेती थी। और उसके बाद यूपी स्पेशल में यूपी स्टैटिक वाला पोर्शन जो रहता था कई जगह से सर, मैं जैसे कि 2 ये तो एक ACS से मैं कर लेती थी, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से, और उसके बाद या तो घटना चक्र की जो एक आती है यूपी स्पेशल की बुक, उससे एक पिक्टोरियल वाली आती है, उससे कर लेते थे। तो मेजरली क्या होता है कि कुछ चीज़ें कवर करनी होती है, जैसे इन्वायरमेंट का पोर्शन हो गया, उसमें नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी और बायोस्फीयर रिज़र्व हो गया, टाइगर रिज़र्व हो गया, ये सब मेजर चीज़ें। और यूपी स्टैटिक में हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया यूपी का, उसके बाद ये सब चीज़ें। और यूपी करंट में जो भी करंट में स्कीम्स चल रही हैं, जो भी बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, तो ये सब चीज़ें कर लेना होता है यूपी स्टैटिक, और यूपी करंट इससे हो जाता है। और एक बात और सर कि पिछले सालों में 2019 से लगभग यूपी के बहुत कम क्वेश्चंस आ रहे थे, लगभग 8-9 क्वेश्चंस आ रहे थे। बट इस बार हो सकता है कि यूपी का कुछ बढ़ाया जाए वेटेज, क्योंकि मेंस में यूपी स्पेशल का 2 पेपर ही जोड़ दिया गया है, तो इसलिए यूपी स्पेशल इस बार अच्छे से करके जाना चाहिए, मुझे लगता है। मैम, जैसा कि आपने बताया कि शॉर्ट नोट्स आप बनाती थी, तो शॉर्ट नोट्स बनाते समय जैसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखती थी, जैसे ज़्यादा लेंदी ना हो, बड़ा ना हो, हर चीज़ें रिवाइज हो जाए? शॉर्ट नोट्स बहुत ही एकदम क्रिस्प बनाना होता है। जैसे उसमें क्या होता है कि जो चीज़ें हमें पता हैं वो चीज़ें तो पहली बात बिल्कुल नहीं लिखनी है, और बहुत ही कीवर्ड्स सिर्फ लिखने हैं, जिसे हमें ये पूरे सेंटेंस नहीं लिखना होता है, बस इतना कीवर्ड्स लिख देना है जिसे हमें याद आ जाए कि अच्छा ये चीज़ें रिवाइज करते वक्त ये था, ये कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हुए। दूसरी बात सर कि बहुत चीज़ें जैसे ये मैगज़ीन पढ़ते हुए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उसका एनालिसिस और उसका एक्सप्लेनेशन। बट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसके जो फैक्ट्स हैं, डेटा हैं, या फिर जो कोई भी अगर GI टैग न्यूज़ में रहा है, ऐसे फैक्ट्स जो हैं वो नोट करने हैं। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अलग शॉर्ट नोट्स बनती है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग, तो इसलिए वो बहुत लेंदी नहीं होता है। जैसे अभी मैंने PT 365 में पढ़ रही थी, तो लगभग उसमें 90-98 पेज का जो IR का वो था, उसको मैंने 4 पेज में कंपाइल कर लिया है। वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने बनाया है, तो वो इसलिए हो सका है कि उसमें जो चीज़ें मुझे आती थी मैंने उसको कंपाइल नहीं, उसको मैंने छोड़ दिया। दूसरी बात ये थी, PYQs की एनालिसिस करने पे ये पता चलता है कि हमें क्या उसमें ऐड करना है, क्या छोड़ना है। तो सबसे ज़रूरी है शॉर्ट नोट्स अच्छा बने, एकदम सही इफेक्टिव शॉर्ट नोट बने, उसके लिए PYQs का एनालिसिस ज़रूरी है, ताकि हमें ये पता रहे कि क्या छोड़ना है, क्या लिखना है। इसके अलावा मुझे मैम, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में कुछ चीज़ें मेंस में नहीं पढ़नी होती, कुछ चीज़ें प्रीलिम्स में पढ़नी पड़ती है, तो मैं जो GS के सेक्शन हैं तो उनके लिए भी आपने नोट्स बनाया था, शॉर्ट नोट्स प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए सर मैंने शॉर्ट नोट्स पूर्वालोकन जैसे मैं पढ़ी थी, तो उसका शॉर्ट नोट्स मैंने बना लिया था। जैसे कि INC का पूरा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन है, तो उसको मैंने इंपॉर्टेंट सारा नोट कर लिया था कि कौन सा सेशन कहाँ हुआ, किस ईयर में हुआ, कौन उसको प्रिसाइड किया था। या फिर जैसे क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं तो वो मैंने बना लिए थे। या फिर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और ये सब पूछता है कि एडिटर कौन था, ये सब था, तो ऐसे मैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है 1935 का हो गया और उसके बाद वाला, तो ये सब मैंने ऐसे टॉपिक वाइज पूरे शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। मॉडर्न हिस्ट्री के, ऐसे पॉलिटी के मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, चाहे 61 हो, चाहे 253 हो, ऐसे सारे आर्टिकल्स मैंने सब कुछ वो, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं पॉलिटी की, जैसे DPSP हो गया और फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी, ये सब इम्पॉर्टेंट, पंचायती राज हो गया, इनके बना लिए थे नोट्स। ऐसे मैंने सारे लगभग जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनके सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए थे, ताकि मैं लास्ट में रिवाइज़ कर सकूँ। ज़्यादातर मैंने नोट्स उन
चीज़ों के बनाए थे जिनका मुझे लगता था कि मैं भूल जा रही हूँ, बार बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ती थी। मैम प्रीलिम्स के बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो मेंस के बाद 2-3 महीने का टाइम मिलता है, तो उससे कैसे अपने आप को आंसर राइटिंग करनी चाहिए, या फिर प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के दोनों साथ में लेकर चलना चाहिए, या फिर पहले प्रीलिम्स को फोकस करने क्लियर करने के बाद? सर दोनों साथ लेकर चलना चाहिए, बट जैसे ही प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाना चाहिए 2 महीने पहले। मतलब पीसीएस के लिए तो 1-1.5 महीने इनफ रहता है, आईएएस के लिए तो 2-3 महीने पहले ही अपना प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाना चाहिए। उसके बाद मेंस में तो प्रीलिम्स मेंस के बीच में जो टाइम मिलता है, खैर उसमें मेंस ही करना होता है। बाकी आंसर राइटिंग की सर बात करें तो आंसर राइटिंग एक बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, एवरेज एक वो चीज़ें रहनी चाहिए। उसके पहले ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारा टॉपिक जो है हर तैयार हो, जो मेजर टॉपिक है वो तैयार हो, कि सिलेबस के अकॉर्डिंग और पीवाईक्यूज़ के अकॉर्डिंग एक पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि टॉपिक्स इंपॉर्टेंट वाले क्या हैं, जैसे सेकुलरिज्म हो गया, या फिर ग्लोबलाइजेशन हो गया, सोसाइटी के टॉपिक्स ये सब हो गए, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी टॉपिक्स हैं, पॉलिटी के हैं, वो सब आइडेंटिफाई करके सभी पर एक शॉर्ट नोट्स टाइप प्रिपेयर कर लें कि इंट्रो, कंक्लूज़न, या कोई भी अगर ये टॉपिक है इसे मैं कहाँ से शुरू करूँगा, या तो वो चीज़ें प्रिपेयर कर लेने के बाद एक हम कंपाइल करते हैं डेटा, फैक्ट्स, कोट्स, ये सब की आंसर्स में इंक्लूड कर सकें। और कुछ जेनरिक कंक्लूजन्स, जेनरिक इंट्रोडक्शन और कुछ इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स, ये सब तैयार कर लेने होते हैं, ताकि आंसर्स देखते वक्त ही एक शुरुआत हो सके कि मैं शुरू जल्दी से कर दूं। नहीं तो फिर मेंस में इतना कम टाइम रहता है कि वहाँ या तो ऐसे सोचने लगो तो फिर बहुत ही टाइम वेस्ट होता है और क्वेश्चन छूट जाते हैं। मैम अब थोड़ा सा बात करेंगे कि एक स्पेसिफिक आंसर लिखने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि अभी आपने बताया कि ऑथेंटिक हो, ज़्यादा मार्क्स मिले, नंबर इंक्रीजिंग हो, लोगों से अलग हो, लिखने के ये सारा मैम। हाँ, लिखने में सर ये करना चाहिए कि ज़्यादा एक तो ऐसी कुछ डिसेंट टाइप की आंसर राइटिंग हो, बहुत बेकार भी ना हो, बट ठीक है, आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा वो इम्प्रूव भी अब नहीं कर सकते, बट कोशिश ये करना चाहिए कि आंसर राइटिंग ऐसी हो कि वो पढ़ने वाले को बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। दूसरी बात ये है सर कि कंटेंट इतना होना चाहिए कि जितना वो स्पेस दिए रहते हैं या जितना वर्ड लिमिट दी रहती है उतना पूरा कर दिया जाए। और तीसरी बात ये है कि सर जैसे उसमें कोई भी सारे क्वेश्चंस जो 20 क्वेश्चंस आते हैं उसमें लगभग 10-12 क्वेश्चंस हमें एवरेज अटेम्प्ट कर देना चाहिए, एवरेज उसके साथ, ताकि ये रहे कि, और उसमें ये करना होता है कि उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, उसके लिए ये है कि बस जो हम लोग प्रीलिम्स के लिए डेटा सब पढ़ते हैं, इंडेक्स, रिपोर्ट्स, कोट्स, ये सब पढ़ते ही हैं, इंडेक्सेस वगैरह, तो उसको सारा कुछ मेंस में यूज़ करना है। मेंस में जैसे हम लोग अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पढ़ेंगे कि उसमें इंडिया की रैंक कितनी है, तो यही सेम चीज़ अगर कोई करप्शन का आता है मेंस में आंसर लिखने के लिए, चाहे वो एथिक्स में, चाहे पेपर सेकंड में या गवर्नेंस में, तो उसको मुझे वहाँ पे यूज़ करना है। या कोई जैसे हम लोग पढ़ते हैं प्रीलिम्स में, कोई कमेटी बनी है, कोई सुप्रीम कोर्ट की कमेटीज़ बनी है किसी चीज़ की रिकमेंडेशन के लिए, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें मेंस में यूज़ करनी होती है। इन्हीं सब डेटा और रिपोर्ट्स, लॉज की वजह से हमारा आंसर ऑथेंटिक बन जाता है। मैम एक कई बार कमेंट्स में बच्चे करते हैं कि जो इसमें एक पेपर ऐसे राइटिंग का होता है, तो ऐसे राइटिंग के लिए कंटेंट कहाँ से कलेक्ट करें, जैसे कि आपने कहाँ से कलेक्ट किया था, कोई बुक हो या फिर ऐसे राइटिंग के लिए? ऐसे के लिए मैंने सर बहुत, एक तो मैं मेरा जो मेन सोर्स था वो मैं टॉपर्स के आंसर कॉपीज़ पढ़ती थी कि कैसे वो ऐसे लिख रहे हैं। दूसरी बात ये थी सर, मैं हर टॉपिक पे मैंने कोट्स कंपाइल कर रखे थे, और डेटा वगैरह, फैक्ट्स वगैरह, ये सब तो जीएस के लिए जो था वो भी मैं ऐसे में यूज़ करती थी। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का कोई ऐसे आ गया तो उसमें जितना भी मैंने वुमेन्स के रिलेटेड स्कीम्स पढ़ी हैं, लॉज पढ़ा है, रिपोर्ट्स पढ़ा है, डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट पढ़ा है, या फिर जितने भी मैंने डेटा वगैरह जीएस के लिए पढ़ रखा होता था वो सब मैं यूज़ करती थी, ऐसे ही एग्रीकल्चर से हर टॉपिक पे। उसके बाद ये ऐसे के लिए सर मेनली ये होता है कि हमें एक फॉर्मेट में लिखना होता है कि फ़्लो में ऐसे रहे, ऐसा ना हो कि जीएस की तरह जैसे हम पॉइंट वाइज लिखते हैं तो वैसे पॉइंट वाइज नहीं लिखना है। सबसे ज़्यादा ऐसे के लिए इम्पॉर्टेंट है लेखन शैली जो है ऐसे की, तो राइटिंग इसके वो बहुत ज़्यादा अच्छी सही से होनी चाहिए कि एब्रप्टली कहीं पे एंड नहीं कर रहे हैं, एकदम स्मूथली। जैसे हम न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ते हैं तो वैसे 360 डिग्री कवरेज
होना चाहिए किसी भी टॉपिक का, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। बाकी वही जीएस का ही कंटेंट यूज़ होता है उसमें। और उसके बाद जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसके लिए करनी होती हैं, ये कि जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं केस स्टडीज़ वगैरह की, कहीं पे कोई आईएएस ऑफिसर अच्छा काम कर रहे हैं या फिर कोई अदर ऑफिसर्स भी जो अच्छा काम कर रहे हैं, या लोकेलिटी में कोई एग्जांपल, तो वो केस स्टडी हमें नोट कर लेनी होती हैं और उसको वहाँ पे ऐसे में कोट करना होता है। इसी टाइप से कुछ लिटरेचर टाइप का कुछ अगर कंक्लूज़न एंड हो सके कुछ अच्छे लाइंस के साथ, तो ये सब चीज़ें ऐसे में इंक्लूड करते हुए वही जीएस का ही कंटेंट लगभग यूज़ करना होता है। मैम आपने इस प्रिपरेशन में आप कोई कोचिंग लिए थे या फिर सेल्फ स्टडी? सर मैंने 2018 में मैंने यूपीएससी के लिए कोचिंग लिया था, पीसीएस के लिए मैंने नहीं लिया था कोचिंग दिल्ली में। तो उसके लिए सर मैं लेकिन इसके लिए पीसीएस के लिए भी और उसके बाद भी कोचिंग के बाद भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे इफ़ेक्टिव स्टडी नहीं कर पाई थी अपनी गलती की वजह से कि मैंने बेसिक्स नहीं क्लियर करके मैं वहाँ पे गई थी। तो इस वजह से मैंने फिर से एक तरीके से सेल्फ स्टडी की, सेल्फ सब कुछ प्रिपेयर किया। तो फिर से मैंने पूरी मेहनत से अपना ये PYQs एनालाइज़ किया, सिलेबस एनालाइज़ किया कि क्या कैसे करना है और कैसे मुझे आंसर राइटिंग करनी है। और उसके बाद ये आंसर राइटिंग करना, मॉडल आंसर से मैच करना खुद ही, और ये शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना। फिर से मैंने सारी नोट्स प्रिपेयर की, चाहे वो मेंस के लिए हो, प्रीलिम्स के लिए हो, तब एग्ज़ाम सारे फिर निकलने हुए शुरू में। मैम जो आपने रिसोर्सेज फॉलो किए थे उसके लिए थोड़ा बताइए। जो आपने बुक लिस्ट फॉलो किया था जिससे हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, वो सारे बुक लिस्ट आपने हिस्ट्री के लिए सर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वही स्पेक्ट्रम यूज़ की थी। और उसके बाद एंशियंट मेडिवल के लिए मैंने एक दो बार शायद वो रीडिंग की थी, बहुत ज़्यादा मुझे उसका वो नहीं मिला। बट आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी जो आती है वो पढ़ा था मैंने। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया पढ़ा था, बट बहुत ही स्पेसिफिक चैप्टर्स उसमें, जैसे आर्किटेक्चर और ये सब जो इम्पोर्टेंट था वो सब मैंने पढ़ा था। और उसके बाद पॉलिटी के लिए वही लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी थी, और उसमें भी मैंने बहुत ही लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, बट स्पेसिफिक जो चैप्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं PYQs में बार बार पूछे गए हैं, उसको बहुत कई बार मैंने पढ़ा था। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए सर मैंने एनसीईआरटी 11th-12th की पढ़ी थी। और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल सर के सारे लेक्चर्स देख करके खुद ही शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे। संजीव वर्मा की बुक मैंने ली थी, बट बहुत ज़्यादा मैंने उसको पढ़ी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ही पढ़ा था मैंने उससे। उसके बाद ये इकोनॉमिक्स हो गया। साइंस तो मेरा पूर्वालोकन से और लूसेंट से ही था, और मेरा साइंस बैकग्राउंड था, बायोलॉजी था, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत उसमें नहीं होती थी। और PT 365 से करेंट हो जाता था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और आईआर का एक सेक्शन होता है, उसके लिए आपने? आईआर का सर PT 365 से ही जो करंट होता था वही वो उसी से करते थे। और मैम इसमें कई बार मतलब बना रहा था कि इसमें 6 to 12 एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ती है, आप भी पढ़ा थे? मैंने शुरू में सर पढ़ी थी 6 to 12 मैंने सारे की नहीं, बट ज्योग्राफी की मैंने पढ़ी थी। उसके बाद ये हिस्ट्री की भी ले आए थे, एक बार पढ़े थे। बट मुझे लगता है एक बार जब बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं 6 to 12 पढ़ना, लेकिन अगर बेसिक्स नहीं क्लियर है तो फिर आप ज़रूर। कई बार मैम स्टूडेंट कमेंट्स करते हैं कि क्या विदाउट एनसीईआरटी नहीं हो सकता है सिलेक्शन? अगर पढ़ते हैं तो इससे क्या बेनिफिट रहेगा, और इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट बताइए। सर एनसीईआरटी कोई ऐसा नहीं है कि यूपीएससी या यूपीपीसीएस ने कह रखा है कि एनसीईआरटी से पढ़ना है तभी वो होगा। बट एनसीईआरटी एक इसलिए लोग पढ़ते हैं कि उसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बच्चों के लिए वो बनाई गई है बुक। 5th क्लास के बच्चे हैं, 6th क्लास के, 8th क्लास के, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत बेसिक चीज़ें समझाई गई हैं। जैसे शुरुआत में इन्वायरमेंट से लेकर के बायोडाइवर्सिटी क्या है, नेशनल पार्क क्या है, ये सब चीज़ें बहुत ही बेसिक लेमैन टर्म में ऐसे बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। तो लोग उसको इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि आपकी एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो। लेकिन अगर जिसको पहले से ही नॉलेज है, जिसने जैसे आर्ट्स से पढ़ा है या अच्छे से पढ़ा है, तो उसको ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी करने की। बट अगर नहीं बेसिक्स क्लियर है तो आप एनसीईआरटी बेस फाउंडेशन के लिए वो बहुत सही चीज़ें हैं, बुक हैं। मैम कभी आपको प्रिपरेशन करते समय ऐसा लगा कि नहीं होगा तो क्या करेंगे? ऐसे कोई
ऐसा मुश्किल पॉइंट आया आपको? अरे सर, ये तो सर हमेशा आता था, मतलब क्योंकि मेरा ये पहली बार में तो सक्सेस मिली नहीं है। जी, तो मैंने हमेशा 2019 में 20 में मैंने प्रीलिम्स दिया, फिर मेंस हुआ, मेंस नहीं हुआ, फिर 20 में भी मेंस नहीं हुआ, फिर 21 में सिलेक्शन होना शुरू हुआ, और उधर यूपीएससी में भी फेलियर ही मिल रहे थे। तो कई बार मैंने फेलियर्स देखे हर स्टेज पे। तो ये तो एक बार तो इतना तक डाउट आ जाता था कि पता नहीं, हो सकता है ज़्यादा एग्जैजरेट करके अपना पोटेंशियल हम सोच रहे हों कि हम कर ले जाएंगे, बट इतना पोटेंशियल है नहीं। बट उस पे आता था फैमिली का रोल, और आपके जो इमीडिएट वेल विशर्स हैं जो, तो वो बहुत ज़्यादा उनका रोल आता था। वो फिर समझाते थे कि नहीं, पोटेंशियल है और हो जाएगा, बस लगे रहना है। तो ये तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आती थी जब फेलियर्स होते थे। मैम, प्रिपरेशन में आप कितने डेली घंटा पढ़ाई करती थी? कई बार लोग बच्चे स्टूडेंट करते हैं कितने घंटे, ये भी पूछ लिया करें कि मैम कितने घंटे पढ़ती थी, तो आप कितने घंटे डेली आप देती थी स्टडी को लेकर? सर, घंटे के हिसाब से तो मैंने शायद ही प्रिपरेशन की, मैं शुरुआत में, हालांकि मैं वो टाइम टेबल मैं सच में घंटों के हिसाब से बनाती थी कि हाँ सर, कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगी, और ऐसा शेड्यूल होता था कि 14 घंटे का बना लिए, 15 घंटे का, बट वो पता चलता था फॉलो 4 घंटे भी नहीं हो रहा है। तो एक जो फॉलो करने लायक टाइम टेबल बनाना चाहिए, इसमें मैं तो बहुत ज़्यादा खुद ही रहती थी कि मैं बना ली हूँ 15-20 घंटे का, बट वो हो नहीं पा रहा है 4-5 घंटे भी। तो ऐसा रहता था सर कि जब एग्ज़ाम्स नज़दीक नहीं हैं, जैसे बीच का टाइम है जब प्रीलिम्स भी थोड़ा दूर है, मेंस भी दूर है, तब रहता था 4-5 घंटे भी पढ़ाई हो जा रही है तो लगता था ठीक है, हाँ पढ़ लिए। बट जब प्रीलिम्स नज़दीक आता था तब भी घंटे नहीं दिखते थे। तब ये रहता था कि इतने दिन में सिलेबस इतना पूरा करना है, वो चाहे अब 8 घंटे लगे, 10 घंटे, 12-14 घंटे जितने भी लगे, बट इतने दिन में रिवीजन इतना हो जाना चाहिए, इतने दिन में इतना टेस्ट सीरीज़ हो जाना चाहिए। तो ये इस हिसाब से, घंटों के हिसाब से नहीं, वो शिफ्ट होता था इस हिसाब से कि एग्ज़ाम कितना दूर है, कितना पास है, और कितना सिलेबस बचा है ख़त्म करने को। तो उस हिसाब से पढ़ाई होती थी सर। कभी जैसे डिमोटिवेट होती हैं तो उसके लिए आप कैसे मतलब हैंडल करती थी या डाइवर्ट होती थी? डीमोटिवेट तो सर होते थे, उसके लिए मेरे पास एक दो ही मोटिवेशन का सोर्स था। एक तो मेरे पास कोई बी ऑप्शन नहीं था कि मैं ये छोड़ के जाऊंगी तो कहीं और चल जाऊंगी। मैंने सिंपल बीएससी एमएससी किया था, तो इसके बाद मेरे पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं थी कि मैं और प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन कर लूँगी। तो एक तो ये मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स था कि अब जो भी है यही करना है, इसी में निकलना है। उसके बाद दूसरा सोर्स था कि जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस थी और लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं कुछ अच्छा करूँगी। तो ये 2-3 चीज़ें रहती थी जो लगता था कि कितना भी थक गए, कितना भी बार बार फेलियर हो के वो है फ्रस्ट्रेट हुए हैं या नहीं वो कर रहा है, बट लगता था नहीं, फिर से करना ही पड़ेगा, अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, कोई और चांस नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन है मैम कि जो न्यू स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो स्टूडेंट तैयारी कर उनका नहीं हो रहा है, बहुत सारे फेलियर भी हैं इस समय, तो उन्हें अपनी तरफ से क्या मोटिवेशन देना चाहती हैं, सजेशन? मोटिवेशन सर यही रहेगा कि मतलब अब मैं सच में मैं यूपी बोर्ड से और गांव से ही पढ़ी हूँ, वो भी मतलब इतने पिछड़े गांव में, बहुत ज़्यादा ऐसे जगह से जहाँ से हम लोग को 2 किलोमीटर पहले साइकिल से जाते थे, फिर उसके बाद 10 किलोमीटर बस से जाना होता था। तो मतलब और फिर 6वीं तक की पढ़ाई तो एकदम ही वहीं गाँव में हुई थी, प्राइमरी स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज में। बट जब शहर में जाना शुरू हुआ तो इतना दूर जाते थे, बट वहाँ से निकलने के बाद भी अभी वहाँ पे जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि नाना मेरे बोलते हैं कि तुम यहाँ से पढ़ के इतने इस कोने से एरिया से यहाँ से पढ़ के वहाँ तक निकल गई। तो वहाँ से धीरे धीरे मैंने एक स्टेप शुरू किया कि पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था कि हाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। तो यहाँ से फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी के बाद बीएससी किया, फिर एमएससी किया, फिर लगा कि नहीं सिविल सर्विसेज करना है। तो पहले तो शुरू में सही में लग रहा था कि पता नहीं मुझसे होगा, प्रीलिम्स भी निकलेगा कि नहीं, बट मैंने शुरुआत की और फिर उसमें एक एक चीज़ बिल्डअप करते गए कि प्रीलिम्स का पढ़ते गए, मेंस का करते गए। शुरुआत में यही सोच के डर लग जाता था कि यार मेंस पता नहीं उतना लिख पाएंगे कि नहीं, इतना लिखना होता है उसमें। और
मेरा हिंदी मीडियम से था तो इंग्लिश मीडियम में ये सब पूरा जीएस का शिफ्ट करना, ये भी एक वो रहता था लिख पाएंगे कि नहीं। फिर मेंस का तो सोच लेते थे तो लगता था इंटरव्यू फेस कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि गांव से जो बच्चे पढ़ के आते हैं उनका एक अलग ही लेवल का ये प्रॉब्लम रहता है, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब चीज़ें नहीं रहती हैं क्योंकि वो हेजिटेट करते हैं, उतना एक्सपोजर नहीं रहता है शहर के बच्चों जितना। तो कई ये सब चीज़ें हर्डल रहती हैं। बट मुझे लगता है कि अपनी पोटेंशियल को बहुत बिल्कुल कम करने की ज़रूरत नहीं है, सभी में पोटेंशियल होती है, बस उसको हार्नेस करने की ज़रूरत है और एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाइए बिना डरे हुए कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे। अपना फुल एफर्ट डालिए। एक बार पूरा एफर्ट डालने के बाद ऐसा होता है कि बीच में हम सोच लेते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। जितने ज़्यादा हो सके उतने बड़े सपने देखिए और उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करिए। चाहे कोई भी कुछ भी कह रहा है कि अरे इनसे नहीं हो पाएगा, ये करने चले हैं, ये वो कुछ भी कोई कह रहा है उसको बिल्कुल ही अनसुना करके उस पर पूरा एफर्ट डालिए। और जब तक आपको ना लगे, आपको जिस दिन लग जाए कि नहीं इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, मुझे इससे ज़्यादा मेहनत नहीं हो सकती है, तब तक मत रुकिए। और ये पॉइंट आएगा ही नहीं कभी, मतलब हमेशा ये लगता है कि नहीं थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ में, मैं नहीं कह रही हूँ कि सिविल सर्विसेज में, किसी भी चीज़ में आप अपना फुल एफर्ट डालिए और जितने ज़्यादा हो सके उतने बड़े सपने देखिए। जी मैम, एक क्वेश्चन अभी आपने बताया कि यूपी पीसीएस जो यूपी बोर्ड से पढ़ाई करके यहाँ इंग्लिश मीडियम से आपने एग्ज़ाम दिया, तो क्या क्या चीज़ें चैलेंजिंग फेस रही, और जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं गांव एरिया से जो बिलोंग करते हैं तो कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपना मीडियम इंग्लिश लेंगे तो क्या क्या चीज़ें चैलेंजिंग फेस रहा, अगर उन्हें वो अपना मीडियम इंग्लिश लेना चाहते हैं तो क्या आप उन्हें सजेशन देना चाहेंगे? सर मैंने एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा, मैं भी इस फियर को बहुत ज़्यादा मैंने फेस किया कि मुझे भी डर लगता था कि पूरा हिंदी मीडियम से 12th तक पढ़ाई की, फिर मैंने बीएससी एमएससी किया, थोड़ा इंग्लिश मीडियम से वो पेपर था, बट इंग्लिश में वहाँ पे सब्जेक्ट होता था वो मैनेज हो जाता था, बट जीएस के आंसर्स और इसे 8 पेपर्स मैनेज करना वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है। तो मैंने जो बहुत लोगों से यही क्वेश्चन सुने कि ये कैसे हिंदी मीडियम करें कि इंग्लिश, क्योंकि हम यूपी बोर्ड से जो हिंदी मीडियम से बच्चे हैं उनके पास एक अलग दुविधा होती है, ना हिंदी सही से आती, बहुत ज़्यादा अच्छे से लिख पा, बहुत ही एकदम क्लिष्ट वाली हिंदी जो होती है वो भी नहीं, उसमें भी नहीं परफेक्ट होते हैं, ना इंग्लिश में बहुत ज़्यादा, तो बीच वाली स्थिति में रहते हैं। तो लेकिन इंग्लिश मीडियम से मैंने सोचा कि यहाँ पे कंटेंट वगैरह की अवेलेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ये ऑप्ट किया। और फिर धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करते हुए, पढ़ते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और उसके बाद आंसर्स पढ़ रहे हैं, कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें समझ में धीरे धीरे आने लगती हैं जब 1000 2000 3000 कीवर्ड्स दिमाग में बैठ जाते हैं। तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप अगर डिसाइड कर लीजिए कि हाँ इंग्लिश मीडियम में ही देना है तो वो हो जाता है, प्रैक्टिस से हो जाता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई इंग्लिश चाहिए भी नहीं होती है, बहुत एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि इज़ एम आर की जगह ऐसे ही वॉज वर ये सब चीज़ें बस यूज़ करते हो, बस लोगों को समझ में आ जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, लिखना क्या चाह रहे हैं, उसमें बहुत ही हाई फाई की इंग्लिश ज़रूरत नहीं है। तो यही सेम चीज़ मेरे मामा थे 2012 बैच में, उन्होंने क्लियर किया था एसडीएम के पोस्ट पे, तो वो मेरा डर यही था बहुत ज़्यादा, बट उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि नहीं बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं, बहुत सिंपल ही चीज़ें और मैनेजेबल होती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसी से कंटिन्यू करूँगी और ईजिली मैनेज होता गया वो प्रैक्टिस से। अच्छा, इंटरव्यू में अपना मीडियम क्या रखा था? इंटरव्यू में मैंने सर हिंदी ही रखा था, हिंदी मीडियम। और वैसे भी पीसीएस में सर यहाँ पे तो हिंदी ही लगभग 90%, क्योंकि जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो भी आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हिंदी में फ्लुएंट हो, क्योंकि आप यूपी में सर्विस करेंगे, उत्तर प्रदेश में जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो वहाँ पे वो चीज़ें रहती हैं। बट इंग्लिश मीडियम से ही भी हैं जो लोग रहते हैं, तो उनका भी मिक्स हो जाता है, वो इंग्लिश मीडियम भले ऑप्ट करते हैं बट बोर्ड मेंबर्स बाद में आके हिंदी में ही पूछने लगते हैं। तो यहाँ से आप इससे ये अपेक्षा की जाती है कि आप हिंदी अच्छे से जानते रहें, इसलिए मेंस में भी हिंदी का एक पेपर होता है और वो 150 का होता है, उसमें मार्क्स जुड़ते हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं या फिर जो सोली यूपीएससी वाले बच्चे हैं, तो हिंदी के पेपर में ही उनका ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि हिंदी पे नहीं ध्यान देते हैं। तो थैंक यू मैम हमारे व्यूअर्स को आप सजेशन देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, वो सारी चीज़ें प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, और मैम यूपी बोर्ड से काफ़ी गांव एरिया से बिलोंग करती हैं,
और यहाँ तक एसटीएम फाइनली आज इनका सिलेक्शन भी हो गया। तो वो सारी चीज़ें इस इंटरव्यू में कवर किया गया है, एक एक कीवर्ड से लेकर हर एक छोटी छोटी चीज़ें को। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।